हेलो गाइज, कैसे हैं और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। वादे के अनुसार आज की इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेकर आई हूँ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 बिहार बोर्ड क्लास 10th SIL हिंदी यानी सेकेंड लैंग्वेज NRB उर्दू के बच्चों का जो हिंदी होता है द्वितीय भाषा का। आज पार्ट 1 में मैं लेकर आई हूँ खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि देखिए किस तरह से आपको तैयारी करनी है, आपको इस मॉडल पेपर में समझ में आ जाएगा कि जो मैंने बताया कि इस तरह से करनी है उसी तरह से ये क्वेश्चन का सेटअप किया गया है। इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। इसका लिंक मैंने डाल दिया था पिछले वीडियो में, अगर आपने जाकर नहीं देखा है तो चलिए आज आप मॉडल पेपर भी देख लीजिए और उसका सॉल्यूशन भी ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ खंड और जो आपका आपने टर्मिनल एग्जाम में भी देखा होगा कि क्वेश्चन का ऐसा ही प्रारूप होगा इसी तरह से दिया जाएगा। तो इस मॉडल पेपर में हम 100 प्रश्न के उत्तर का सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पकड़ मजबूत हो जाए और आपको इससे यह भी पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। आपका कवि परिचय से कवि का नाम, स्थान नहीं, और यहाँ पर बीच के पार्ट से भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं। यानी क्या इससे क्या पता चल रहा है कि आपको चाहे वह गद्य भाग का हो चाहे वह कविता हो, आपको पूर्ण पंक्ति को यानी पूरा पढ़ना है, पूरे पाठ को आपको पढ़ना है ताकि उसकी विषय वस्तु, उसका घटनाक्रम, उसमें जो पात्र हैं या जो भी संवाद हैं आपको अच्छे से पता चल जाए। और ग्रामर में भी जो पोर्शन हमने इम्पॉर्टेंट रूप से बताया हुआ है उसकी तैयारी अगर आप पूर्ण रूप से कर लेते हैं तो आपकी तैयारी मजबूती के साथ हो जाएगी। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आपके मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हम लोग सभी जानते हैं देवनागरी लिपि में। स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। किस रूप में होते हैं? 12 खड़ी के रूप में। तीसरा, 100 प्लस रॉ से कौन सा वर्ण बनता है? स्र। चौथा प्रश्न, यदि तत्सम शब्दों में 100 हो तो उसके तद्भव शब्दों में 100 के स्थान पर क्या होगा? दंत श। एकदम इम्पॉर्टेंट रूप में याद रखिएगा कि तत्सम में जो तालव्य श होता है तद्भव में वह क्या हो जाता है हमारा? दंत स यानी साइकिल वाला स। पांचवा प्रश्न, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो प वर्ग ओष्ठ है इसका, ठीक है, प वर्ग का ये है। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन पंचमाक्षर का एक वर्ण है? कौन होगा? म। पंचमाक्षर यानी स्पर्श व्यंजन की जो 5-5 के ग्रुप में है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक का, उसका अंतिम वर्ण यानी 5वां वर्ण 5 के खंड में होता है और 5वां पूछा जा रहा है। इसमें बाकी सब जो है वो 5वें अक्षर 5वें नंबर पर नहीं है, म हमारा 5वें नंबर पे है, ठीक है। 7वां प्रश्न, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है ना व्यंजन, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न, अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। मैंने आपको वर्ण के जो व्याकरण सत्र हमारा है, आप जाके अगर आपने नहीं देखा है तो व्याकरण प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर व्याकरण सत्र में वर्ण पूरा जरूर देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। वर्ण, शब्द, समास, संधि, ये सब कारक, संज्ञा और संज्ञा के 4 रूप, लिंग, वचन, पुरुष कारक, ये सब आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जाकर मेरे चैनल पर अच्छे से देख लीजिएगा। तो मैंने जो वो बताया हुआ है, बिहार बोर्ड, स्पेशली बिहार बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, किस तरह कन्फ्यूजन में फंसते हैं उसको ध्यान में रखकर मैंने बनाया हुआ है।
जाकर जरूर देख लीजिएगा, या फिर जहाँ से आपको सुविधा हो इन चैप्टर्स को आपको पढ़ लेना है। 9 नंबर प्रश्न, बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? यहाँ पर क्या होती है? व्यंजन होती है। बद्धाक्षर क्या होता है? ऐसे अक्षर जो व्यंजन या स्वर व्यंजन का मिश्रण हो, ठीक है, बद्धाक्षर। और मुक्ताक्षर क्या होते हैं? जो मुक्त रूप से बोले जाते हैं, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न आपका, वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संगम कहते हैं। ध्वनि विज्ञान में संगम दो शब्दों या पदों के बीच बिना विराम चिन्ह के लगने वाले मौन, ठहराव या विराम है। याद रखिएगा, ठीक है। संगम में कोई भी विराम चिन्ह के बिना ही विराम लिया जाता है। जैसे कोई शब्द आप बोलिए कारण, तो यहाँ का और रन में थोड़ा सा विराम है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। 11वां नंबर प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 12वां प्रश्न, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास। ये पता है आपको। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? चारों में देखिए, हरफन मौला मेरा तत्पुरुष समास है, यानी हर चीज में तेज नहीं। यहाँ पर तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें कारक की विभक्ति आती है। सत्सई हमारा क्या है? द्विगु समास है। और हमारा प्रत्यंग मेरा क्या है? अव्ययी भाव समास है। अधर्माधर्म मेरा क्या है? द्वंद्व समास है, ठीक है। 14वां नंबर प्रश्न, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यश जोर धरा, बी नंबर। 15वां प्रश्न, उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उत जोर डयन, ठीक है, याद रखिएगा। यह क्या है? हमारी व्यंजन संधि है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? तो कृत्य कृत्य, ठीक है। बाकी ज्योत्सना में आधा तो होगा, प्रज्वलित में दो, मतलब आधा आधा दो बार जो होगा। भस्मीभूत का भी स्पेलिंग गलत है, सही हमारा क्या है? कृत्य कृत्य। 17वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर प्रसाद शब्द हमारा अशुद्ध है, इसमें दंत शो होगा प्रसाद में। 18वां नंबर प्रश्न, निम्न में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? तो बहुत आसान प्रश्न ये, हम सभी जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है? योजक चिन्ह, डैश नहीं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। 21 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन तद्भव शब्द है? यहाँ पर तद्भव शब्द यानी संस्कृत से रूप परिवर्तन करके, सुलह, कर्पूर और कौड़ी। यहाँ पर कौड़ी क्या है? हमारा देशज शब्द है। कर्पूर और सुलह हमारा, सुलह भी हमारा क्या है? विदेशी शब्द है। और कर्पूर हमारा तत्सम शब्द है। यहाँ ओठ, ओष्ठ का मतलब क्या कहते हैं? हिंदी रूप है ओठ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में वर्ण संकर शब्द कौन है? यहाँ पर वर्ण संकर शब्द कौन होगा? लाठी चार्ज। लाठी हिंदी और चार्ज मेरा क्या है? इंग्लिश शब्द। देसी और विदेशी का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो पटना विशेष शहर का नाम है ये। 24 नंबर प्रश्न हमारा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक। क्लियर हो गया। 25 नंबर प्रश्न, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। क्लियर हो गया। 26 नंबर प्रश्न, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चुकना सहायक क्रियाएं आती है उसके किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है? ने का प्रयोग
नहीं होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि ने क्या कहते हैं, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, लेकिन ये अपवाद में है, इसको याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न, हरि मोहन को रुपये देता है, यह वाक्य किस कारक का है? तो यह संप्रदान कारक है। हरि मोहन को यानी ये किसके अर्थ में आया है? संप्रदान कारक का मतलब होता है किसके लिए, किसको प्रदान करना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर कर्म कारक नहीं होगा। कर्म कारक क्या होता है? जिसपे कर्ता के क्रिया का व्यापार का फल पड़े। नहीं, यहाँ पर व्यापार का फल नहीं पड़ रहा है, यहाँ के लिए के अर्थ में हो रहा है। मैंने आपको ये चीज़ समझाया हुआ है, नहीं जाके वीडियो में से स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा। तो क्या होगा ये? संप्रदान कारक। 28 नंबर प्रश्न, श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या होगा? बी नंबर श्रीमतियाँ। ठीक है। 29 नंबर, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द क्या होगा? खिंचाव। बाकी सब हमारा स्त्रीलिंग है। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द यहाँ क्या होगा? छत। बाकी हमारा पुल्लिंग शब्द है। क्लियर हो गया? इकतीस नंबर प्रश्न, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वो किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। सी नंबर। 32 प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है? कौन आता है? लेखक या वक्ता, यानी बोलने वाले को या जो लेखक होते हैं उसको क्या कहा जाता है? हमारा कौन सा पुरुष होता है? वो मेरा उत्तम पुरुष होता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, यहाँ पर सर्वनाम के भेद नहीं पूछे जा रहे हैं, कुल सर्वनाम की संख्या पूछी जा रही है। वह कितनी है? हमारी 11 है। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न हमारा, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। यहाँ पर इन शॉर्ट में आपको याद रखना है, ये ट्रिक है कि क्रिया के साथ अगर विशेषण विशेष्य आएगा तो वह मेरा विधेय होगा, नहीं और इसके अलावा आएगा तो वह मेरा क्या होगा? उद्देश्य होगा, यानी कर्ता के साथ। ठीक है, कर्ता के साथ आएगा तो उद्देश्य और क्रिया के साथ आएगा तो विधेय। 35 नंबर प्रश्न हमारा, मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? क्या होगा? बहुत। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए। यहाँ तेज शब्द विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, यानी मोहन की विशेषता बतला रहा है। मोहन यहाँ संज्ञा है, लेकिन तेज की भी विशेषता कौन बतला रहा है? बहुत। तो यह मेरा क्या होता है? प्रविशेषण। 36 नंबर प्रश्न, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। डी नंबर, मूल धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। तो मैंने क्रिया के वीडियो में व्याकरण सत्र में, आप प्लेलिस्ट में जाके व्याकरण सत्र में जाकर आप धातु जरूर पढ़ लीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहा जाता है? नाम धातु कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो मूल शब्दों से बनता है मूल धातु, जो दो धातुओं के मेल से बनता है उसे यौगिक धातु, और जो संज्ञा और या विशेषण से बनते हैं वो क्या होगा? प्रेरणार्थक, नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रियाओं से। क्लियर हो गया? 38 नंबर प्रश्न है, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल का है? तो यह खाया है यानी खत्म हो गया है, और ये नज़दीक की बात है तो आसन्न भूत। 39वां नंबर प्रश्न, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता? अव्यय। ये आपको पता है, अव्यय या अविकारी एक ही चीज़ है, इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जो 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये भी आपको याद रखना है। 40 नंबर प्रश्न, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक।
आगे का प्रश्न, निम्न में कौन तुलना बोधक निपात है? नहीं, तुलना बोधक मतलब तुलना करने का, शा, उसके जैसा, फूल जैसा, यानी क्या है यहाँ पर तुलना। नहीं, और निपात क्या होता है? जिस शब्द में जोड़ देकर बोला जाए। यहाँ पर तुलनात्मक निपात क्या होगा? सा होगा। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। यानी खंड करने पर दोनों खंड का सार्थक अर्थ निकले। जैसे विद्या, विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्या का भी अर्थ और आलय का भी अर्थ। विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर। क्लियर हो गया? 43वां प्रश्न, आक्रमण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ। ठीक है, आक्रमण। 44वां प्रश्न, पूजापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपा। 45वां प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सरल वाक्य है? सरल वाक्य मेरा क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा वाक्य कौन सा है? अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। एक उद्देश्य एक विधेय, बी नंबर। और हमारा संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट भी हमारा क्या है? मिश्र वाक्य है। और अंतिम भी हमारा मिश्र वाक्य है। 46वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या होगा? भारतीयों को चाहिए कि, यानी कि लास्ट वाला। बाकी सब वाक्य क्या है? अशुद्ध है, रचना की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से अशुद्ध है। 47वां प्रश्न, समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची अर्णव होगा। 48वां प्रश्न, कृष्ण शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? कृष्ण मतलब काला, इसका विपरीतार्थक क्या होगा? शुक्ल, यानी उजला। ठीक है, श्वेत। 49वां प्रश्न, जो नभ में चलता है, वाक्यखंड के लिए एक शब्द क्या होगा? खेचर। ठीक है, खेचर यानी नभ में चलने वाला, गगनचर जिसको बोलते हैं। आगे का प्रश्न, आंखें मूंदना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या अर्थ होगा 50वां का? मर जाना। 51वां प्रश्न, हाथ कंगन को आरसी का, आरसी क्या? यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण किया, ये हम सभी जानते हैं। 52वां प्रश्न, तू जिंदा है तो, यहाँ पर इसके कवि कौन है? इसके कवि शंकर शैलेंद्र हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका आपको याद रखना है। ये अपवादिक प्रश्न हो गया, इसमें शंकर शैलेंद्र का नाम नहीं दिया हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अच्छे से देखिएगा, आपको जिस प्रश्न में डाउट हो आप उसका चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ईदगाह शीर्षक कहानी में दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिपटा कितने पैसों में लिया था? 3 पैसों में। उसके पास उतने ही पैसे थे, नहीं, जिससे वह क्या खरीदता है? दादी के लिए चिमटा खरीदता है। नेक्स्ट प्रश्न, ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? आपस में गले मिल रहे थे, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न, कवि के अनुसार वह कौन होते हैं जो अपने काम के द्वारा दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं? कर्मवीर, जो हमारी कविता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? विभव शब्द का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य। विभव का क्या शाब्दिक अर्थ होगा? ऐश्वर्य। अगला प्रश्न 97वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य में किस विधा में रचित है? ये हमारा रेखा चित्र है। नहीं, बाल गोविंद भगत जी का यहाँ रेखा चित्र खींचा गया। रेखा चित्र क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का शब्दों वाक्यों के माध्यम से उसका पूरा खाका खींच देना, पूरा रूप बता देना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट प्रश्न, पठित पाठ के लेखक के अनुसार छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें कौन झरना सबसे निराला है? हुंडरू का झरना। नेक्स्ट, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि किसने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है
जब उसका साधन भी महान हो। महात्मा गांधी ने। 61वां प्रश्न, कवि बिहारी की नायिका ने किस कारण से नायिका कृष्ण की मुरली को छिपा कर रख लिया था? बातचीत करने के आनंद के लोभ में। नहीं, ये हमारे पंक्ति में है, बिहारी की पंक्ति में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में किस कवि के दोहे गागर में सागर के समान है? बिहारी के दोहे। आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में कौन शीर्षक कहानी आंचलिक कहानी है जिसमें मिथिला लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? ठेस। ठीक है। नेक्स्ट, किसके हाथ की बुनी फटी शीतल पाटी को छूकर सिरचन कसम खाता है कि अब यह काम नहीं करूँगा? खुद की काम को, मतलब शीतल पाटी को छूकर वह यह कसम खाता है। आपने अगर ये कहानी पढ़ी होगी आपको ये याद होगा। नैनो शब्द का अर्थ क्या होता है? मक्खन। यहाँ पर नैनो शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है कि आपने ठेस कहानी में देखा होगा, घी मथने के क्रम में वह सिरचन को कहती है कि आज नैनो मथ रही हूँ, यानी मक्खन मथ रही हूँ, तो मक्खन होगा। अगला प्रश्न, हाँ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ये हमारा बच्चे की दुआ कविता शीर्षक की यह पंक्ति है। आगे का प्रश्न, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? एकांकी। एकांकी मतलब एक अंक, नाटक का एक अंक। आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके सामने कौन बैठे हुए हैं? एक बौद्ध भिक्षु। अंतिम का ये जो जब उन्होंने युद्ध ना करने का ठान लेते हैं तो ये प्रसंग आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब का कलेजा किनके विभव की वृद्धि से जलता है? किनके? बीमा एजेंट के। नेक्स्ट प्रश्न, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के अनुसार किसने कूचे से निकलते समय जोरों का एक ठाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिना रही है? ये किसने कहा था? नीत्शे ने। अगर आपने ये पढ़ा होगा ये पाठ तो यहाँ पर ये प्रसंग आप जानते होंगे। ठीक है। 71वां प्रश्न, कबीर दास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? ये भक्ति काल के, निर्गुण धारा के, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे, याद रखिएगा। 72वां प्रश्न हमारा, मोको कहाँ ढूंढे मैं तो तेरे पास में, नामा देवल नाम में मस्जिद ना काबे कैलाश में। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीर दास जी। नेक्स्ट प्रश्न, किंवदंती के अनुसार किस यक्ष को दमित कर उस स्थान पर विहार बनाया गया कारण का उस स्थान का नाम विक्रमशिला पड़ा? किसको? विक्रम यक्ष को। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ की संजू किस कक्षा में पढ़ती है? 8वीं कक्षा में, यानी 8। नेक्स्ट, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार तो चांद जिस स्कूल में पढ़ती थी वह कहाँ चलता था? तो कहाँ चलता था यह? रेल के 6 डिब्बों में। आपने प्रसंग पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न, पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? कौन है हमारे? गोपाल सिंह नेपाली जी। पीपल शीर्षक कविता के अनुसार कौन रात भर रो रो कर भोर कर देता है? चकोर। नहीं, चांद को देखने के क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस प्रतिष्ठित साहित्यकार का लिखा गया है? किसका लिखा गया है हमारा? हमको ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर लिखा गया है। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? कौन है हमारे? आचार्य शिवपूजन सहाय जी। नेक्स्ट प्रश्न, खेमा शीर्षक कहानी किस सामाजिक कुप्रथा को उभारने वाली है? बाल मजदूरी की। खेमा शीर्षक पाठ में मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है? कशारा। नहीं, जो खेमा का मालिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि अरुण कमल के अनुसार गंदे मोहल्ले के गंदे लोग क्या बनाते थे? अगरबत्तियाँ। इसमें यही प्रसंग है, अगरबत्तियाँ बना खुशबू रचते हाथ। नहीं, कवि अरुण कमल के अनुसार उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जग से फटे हाथ क्या करते हैं? खुशबू रचते हैं। आगे देखिए।
नेक्स्ट प्रश्न, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि कौन नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों की जुलूस की नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई। कौन खड़ी हो गई थी? कदम। नहीं, ये हौसले की उड़ान में जो बच्चियों के बारे में बताया गया, लड़कियों के बारे में, उसके आत्मविश्वास के बारे में बताया गया है, वह कदम रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहती है। 86 नंबर प्रश्न, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम क्या था? गोकुल ठाकुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? यह क्या है? हमारी जीवनी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की यह जीवनी लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, कल्पतरु शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी इच्छा पूर्ति करने वाला, नहीं काल्पनिक पेड़, कल्पतरु नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1970 एवं 1977 के में बिहार सरकार के किस पद को सुशोभित किया था? मुख्यमंत्री पद को। सी नंबर। नेक्स्ट, झांसी के राजा की मृत्यु के उपरांत किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी राज्य को हड़पने की सोची? पठित पाठ के आधार पर डलहौजी ने। जानते हैं हम लोग, ये बहुत ही चर्चित घटना है ये। नेक्स्ट, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबेली कौन थी? लक्ष्मीबाई। यहाँ लक्ष्मीबाई को छबेली उपनाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, झांसी की रानी शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? बेढब बनारसी जी। अगला प्रश्न, चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चूहानाथ कातर जी कहाँ से FRCF किए थे? कहाँ से किए थे वो? लंदन से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। लेखक बेढब बनारसी के अनुसार वे कौन थे जो रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के? हकीम साहब। उनके कपड़ों को देखकर यह संवाद बोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकट होना। नेक्स्ट प्रश्न, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि किसने सुदामा को द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया था? सुदामा की पत्नी ने। जब दरिद्रता में बहुत दिनों तक उन्हें भोजन नहीं मिला था उनके बच्चों को, तो उन्होंने उनको वहाँ भेजा था कृष्ण के पास। नेक्स्ट प्रश्न, आपका सुदामा चरित्र शीर्षक की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ठीक है। नेक्स्ट, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता के कवि कौन है? कौन है हमारे? नरोत्तम दास जी। अंतिम प्रश्न आपके इस मॉडल टेस्ट पेपर का, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी। नहीं, यह वियतनाम की ये राह भटके हिरन के बच्चे का ये पाठ है। तो ये इनका कौन किया, किन्होंने किया था हिंदी अनुवाद? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने। ये आपको याद रखना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पार्ट 1 का सत्र यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर विषयनिष्ठ प्रश्न के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। आपने देखा कि पूरे किताब से प्रश्न को टच किया गया है, तो आपकी जो तैयारी होगी एग्ज़ाम के लिए, आपको हर एक पार्ट को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है। ये मैंने आपको पहले भी हिंट किया था, तभी आपकी तैयारी मजबूत रूप से होगी। और व्याकरण पोर्शन में जितने भी पाठ हमने आपको बताए हैं इम्पोर्टेंट रूप से, उसकी तैयारी आपको मजबूती से करनी है। यानी वर्ण, वर्ण का उच्चारण स्थान, शब्द, शब्द का वर्गीकरण, कौन कौन से शब्द किस तरह से होते हैं, संधि, समास और लिंग, कर्म थी संज्ञा, संज्ञा के 4 रूप, लिंग, वचन, पुरुष और कारक। अगर आप इतना करते हैं तो आपको फिर व्याकरण में भी दिक्कत नहीं आएगी। आप सारे व्याकरण प्रश्नों को देखिए, उसी से संबंधित है। नहीं, उपसर्ग और प्रत्यय, बहुत इजी प्रश्न है ये, इजी चैप्टर है ये। तो इसकी तैयारी आपको मजबूती से करनी है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर अगले सॉल्यूशन के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। बाय।